बाजार में तेजी का सिक्सर, लेकिन ऊपरी स्तरों से दिख रहा है दबाव। बैंक शेयर्स में वीकनेस, हालांकि दिग्गज के मुकाबले मिड कैप में ज्यादा रौनक। बिक्री के बेहतरीन आंकड़ों से टॉप गियर में टाटा मोटर्स, शेयर में 7% का उछाल। चौथी तिमाही में टाटा मोटर्स की ग्लोबल होलसेल बिक्री 8% और पैसेंजर गाड़ियों की सेल्स 10% बढ़ी। अब तक की सबसे बड़ी डील के बाद हेल्थ केयर सेक्टर में रौनक। सिंगापुर के मशहूर वेल्थ फंड टेमासेक ने मणिपाल हॉस्पिटल में 41% हिस्सा और खरीदा। 16,400 करोड़ में हुई मेगा डील। मैक्स हेल्थ केयर, थायरो केयर में 1.5 से 3% की तेजी। नेचुरल गैस प्राइसिंग का नया फार्मूला तय होने से गैस और फर्टिलाइजर शेयर्स में रौनक। महानगर गैस, अदानी टोटाल गैस 3 से 5% उछले। फैक्ट, आरसीएफ, एनएफएल में 2% से ज्यादा की तेजी। और शोभा और गोदरेज प्रॉपर्टीज के अच्छे चौथी तिमाही अपडेट से रियल एस्टेट शेयर्स में रौनक। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 8% तो शोभा में 5% का उछाल। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 3.5% ऊपर। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र के पास जाने से पहले एक नज़र डालते हैं। इस समय बैंक निफ्टी 150 और सेंसेक्स रेड में आ गया, मतलब बिल्कुल फ्लैट है और एडवांस डिक्लाइन लगातार डिटोरिएट हो रहा है। सर्वेंद्र जी, आरबीआई तो अपना काम कर दिया, बाजार खुश क्यों नहीं है? देखिए, बाजार तो आई थिंक उस एंटिसिपेशन में पहले ही चल गया। एक अच्छा बाउंस निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आ गया और इवेंट तो उसके बाद में आया है और बाजार ऑलरेडी बॉटम से चल चुका था। तो आई थिंक ये जो रेंज थी हमारी 16,800 से 17,200 वाली रेंज थी, इसको हमने ब्रेकआउट किया। एक 400 पॉइंट की एक मोटा मोटी रेंज बनी थी और हमने देखा कि उस रेंज का एक जो एक टारगेट होता है, जब एक रेंज ब्रेकआउट होता है तो उसका जितनी रेंज होती है उतना ही उसका एक ऊपर टारगेट होता है। तो वो एक 400 पॉइंट का टारगेट भी मोटा मोटी 17,600 तक आ गया है। तो थोड़ी मुनाफा वसूली तो रहेगी और जिनके पास थोड़ा वो आभास रहा होगा, जिनके पास बैंकिंग के एक्शन का, तो पॉसिबली जिन्होंने उस चीज को पहले अटकल लगाई होगी, वो लोग थोड़ा मुनाफा बांधने आ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। बट डेफिनेटली रेंज शिफ्ट हो गया है। एक तकरीबन 20 एक हफ्ते की गिरावट के बाद पहला गया हफ्ता, जो पीछे वाला हफ्ता था एक्सपायरी में, वो एक अच्छा ग्रीन कैंडल है। तो मान के चलेंगे कि अब 17,200 के आसपास, 17,200 के आसपास अब शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स आ गए हैं और जो भी गिरावटें होंगी आई थिंक वहां पे आपको 17,200 250 के आसपास थोड़ी बाइंग आते हुए दिखेगी। दायरा अब आपका ये 17,200 से 17,600 17,650 का रहेगा। ओके, तो एक दायरे में रहेगा और बैंक निफ्टी खासतौर पे वीकनेस दिखा रहा है, वो भी रेंज के निचले तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए। आज के बहुत सारे सवालों के बीच में संदीप जी हमारे साथ आ रहे हैं पुणे से। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? जी नमस्कार सर जी बताइए। मेरा सवाल ग्लेनमार्क फार्मा पर है। एक 1192 शेयर्स है मेरे पास ग्लेनमार्क फार्मा के और मेरी एवरेज बाइंग प्राइस 500 रुपए के आसपास है और तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया मैं होल्ड कर रहा हूँ इन्हें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तकरीबन 15% के आसपास के रिटर्न्स क्या मिल सकते हैं और कितना वक्त लगेगा मिलने के लिए? जी 1192 क्वांटिटी है मेरे पास सर। ठीक है सरवेंद्र जी, 15% रिटर्न की एक रीजनेबल उम्मीद रखते हैं। ये 1.5 साल होल्ड करे हुए हो गए हैं। प्राइस लगभग करंट प्राइस से थोड़ा ही आसपास ही है, 18-19 रुपये नीचे है। क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि 15% का गेन हो सकता है इनको? देखिए, बिल्कुल आई थिंक फार्मा स्पेस की पिटाई बहुत हुई, तो ये बाउंस बैक अच्छा चल रहा है। गेन तो डेफिनेटली इनको 15% का हो सकता है। उस केस में इसको स्टॉक को तकरीबन 600 के आसपास पहुंचना पड़ेगा। अगर उतना मैं दायरा देखूं तो इनको फिर इस ट्रेड को तकरीबन 9 से 12 महीने और देने पड़ेंगे और तब पॉसिबली वो टारगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं। बट फिलहाल मैं इनको ये बोलूंगा कि प्राइस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस भी ट्रेल करके चलें। एक स्टॉप लॉस रीजनेबल, जो अगर ये 15% कमाना चाहते हैं तो एक 6-7% का इनका स्टॉप लॉस भी 1:2 के रिस्क के हिसाब से आइडली होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस भी जरूर लगा के चलें। और वो स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से अगर पूछेंगे तो एक अच्छा स्टॉप लॉस जो इसका आता है वो तकरीबन 554 के पास आता है, सॉरी 454 के पास आता है, माफी चाहूंगा। तो 454.40 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस भी लगा के रखें ट्रेड के ऊपर और अगले 6 से 9 महीने बने रहे। 454 रुपये पे स्टॉप लॉस और 6 से 9 महीने बने रहिए, तो आपको जो है 15% की जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो पूरी हो सकती है इसमें, तो बने रहना चाहिए इसमें।
अगला सवाल है अनुज कुमार पांडे का, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। बताइए पांडे जी, क्या सवाल है? भाई साहब नमस्कार। मेरे दो सवाल है सर। एक तो मेरा दीपक फर्टिलाइजर पे है, मेरे पास जो है वो इसके 45 शेयर हैं 575 के रेट के जो है, ठीक है। और दूसरा आईओसी मेरे पास 37 रुपीज का है। मैंने 16, मेरे पास 3000 शेयर है, कुछ तो मैंने पॉकेट बुक कर लिया था अभी जब 80 प्लस हुआ था। अभी 1600 शेयर रखे हैं, तो साल भर का नजरिया क्या करना चाहिए मुझे दोनों में? आईओसी का भाव क्या बताया आपने? 37 रुपीज। 37 रुपया? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बहुत पहले लिया था। अच्छा, जी 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 जी। ओके, वो एडजस्टेड प्राइस 37 रुपये आ रहा है, ठीक है। सरवन जी, पहले दीपक फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर कंपनी के लिए अच्छी खबर भी है, इनकी गैस सस्ती हो गई है और इन्होंने 573 के प्राइस पे ले रखा है। 597 इस समय चल रहा है, 24 रुपये मुनाफा है। क्या करना चाहिए इनको? देखिए, अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बिल्कुल इनको बने रहना चाहिए। दीपक फर्टिलाइजर में आई थिंक एक बढ़िया करेक्शन के बाद इन्होंने लिया, एक 50% करेक्शन हुआ स्टॉक में और फिर कहीं इन्होंने लिया, तो उसके लिए इनको मुबारकबाद कि भाई सही टाइम पे चढ़े हैं। अगर 12 महीने प्लस का यहाँ पे होराइजन लेके चलेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 780 800 के टारगेट्स भी यहाँ ऊपर में आते हुए दिखेंगे। बट दोनों उस केस में इनको डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। और जो अभी करंट लोज बने इस स्विंग के, वो तकरीबन 510 514 के आसपास, तो आई थिंक इनको उन एरियाज के आसपास कहीं एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर ये उतना पैसा कमाना चाहते हैं तो एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चले। मेरे ख्याल से 510 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और साल भर के लिए ट्रेड में बने रहे दीपक फर्टिलाइजर्स। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन? सर वो तो इनके पास इतना बढ़िया भाव से है अभी, उसमें तो इनको बने ही रहना चाहिए आई थिंक। और जिस भाव से इन्होंने लिया है उस भाव से 10% का डिविडेंड, मतलब इनको तो 20% का डिविडेंड हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि भाव वहां से डबल है। तो जब 20% का आसानी से डिविडेंड मिलते जा रहा है तो हर साल, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। पैसा वैसे ही इनका 5 साल में डबल हो जाएगा। और खरीद लें क्या? देखिए, और खरीदने के तो मौके आएंगे। फिलहाल अभी तो फिलहाल क्रूड में जिस तरह का उछाल और जिस तरह की रिकवरी आई है गए महीने में, और जिस तरह के लेवल्स जिसने फटाफट जैसे 66 से 80 के आसपास WTI आ गया, आई थिंक एक बड़ा रिवर्सल है क्रूड में। और क्रूड में भी और जान बाकी है। क्रूड की लोगों ने आई थिंक ऑब्वियसली लिख दी थी, बट अभी ओपेक ने जिस तरह से इसको खेला है, आई थिंक क्रूड में भी जान बाकी है। और क्रूड वापस मेरे हिसाब से 9500 WTI होगा। 6 से 9 महीने लग सकते हैं, बट क्रूड वापस 100 की तरफ जाएगा। तो उस केस में थोड़ा रिफाइनरी स्टॉक्स को प्रेशर रहेंगे और उस समय मौके मिलेंगे लेने के, तब लेना चाहिए। ओके, तो भैया बने रहिए दोनों में, और आईओसी में तो कोई चिंता ही नहीं है। जब और गिरे तो देख लीजिएगा, और ऐड करना चाहें तो ज़रूरी नहीं है। आपके पास अच्छी क्वांटिटी है, 1600 रखे रहिए आप। अगला सवाल है डॉक्टर अश्विनी कुमार, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। डॉक्टर साहब बताइए, क्या सवाल है? सर नमस्कार। सर मेरे पास BHL के 50 शेयर्स हैं एट द रेट 78.95, और मुझे 1 महीना हो गया सर लिए हुए करीब। ये बढ़ ही नहीं रहा है सर, गिरता जा रहा है। 1 महीने में भाई BHL बढ़ नहीं रहा, गिरता ही जा रहा है। 7 रुपये नुकसान करा दिया डॉक्टर साहब को। बताइए भाई सरवेन जी, ये क्यों नहीं बढ़ रहा BHL? नहीं, इसके लिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इनकी उम्मीद इससे ज्यादा है। ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये अपने हिसाब से चलता है, थोड़ा टाइम लगाएगा और चलेगा। तो इसमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है तो रोज रोज आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि भाग रहा है। बट फिलहाल पीछे के जो लेग्स बने और पीछे जो इसके मूवमेंट्स रहे, आई थिंक लास्ट 2 साल के जो क्लोजेस बने वो काफी अच्छे हैं मेरे हिसाब से। रिवर्सल्स लास्ट 2 साल में जो इसमें आए, और नीचे में तो उसने 20 रुपए का स्तर भी छुआ है। वहां से एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा मूव है। अब उसी को पचा रहा है। मे बी मेरा मानना है कि 1 से 3 महीने और कहीं इन रेंजों में रहेगा, 65 से लेके तकरीबन 75-80 तक। और जब एक बार 3-6 महीने निकालने का टाइम यहाँ इस रेंज में स्पेंड कर लेगा तो फिर नेक्स्ट लेग ऊपर का आएगा। तो अगर इनके पास पेशेंस है तो मेरे साथ ट्रेड में बने रहें। 6 महीना इसको और देना पड़ेगा इस रेंज में, और उसके बाद इसमें अगर ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट आएगा। तो डॉक्टर अश्विनी, आपको 6 महीने रुकना पड़ेगा, तब बढ़िया रिटर्न बनेगा आपको इसमें। अभी बने रहिए इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसे। अगला सवाल है सौरभ का, आगरा उत्तर प्रदेश। सौरभ जी, आज यूपी के बड़े सवाल आ रहे हैं लोग। सौरभ जी बताइए, क्या सवाल है? सौरभ, मेरी आवाज़ आ रही हो तो सवाल पूछिए। नहीं, अटक गया लग रहा है सौरभ जी का फ़ोन, नहीं रीच नहीं हो रहा है। दोबारा से ट्राई करते हैं सौरभ को, अगर बातचीत होगी तो हम दोबारा लेंगे। सर मेरे पास पेटीएम है 200, 250, 675 की रेट पे। हेलो, सौरभ बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या सवाल है आपका? पेटीएम है 250, 675 की रेट पे, और राजेश एक्सपोर्ट है 200, 800 की रेट पे। TTML दिखाई दे रहा, क्या प्राइस पे चल रहा है इस समय? पेटीएम नहीं, TTML।
टाटा टेली महाराष्ट्र। पेटीएम बोला कि टीटीएमएल बोला है सौरभ जी, आपने क्या बोला है? PAYTM पेटीएम। PAY, अच्छा ठीक है। पेटीएम 675 पेटीएम। सौरभ सरवेन जी पेटीएम बताइए। 675 पे लिया, 655 है अभी। जी जी। नहीं देखिए नीरज जी, यहाँ डेटा बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं सब बोल सकते, बट हाँ हमेशा यही बोलता हूँ कि देखिए अब शॉर्ट टर्म इसने एक बेस बनाया है और तकरीबन 530 550 के आसपास उस रेंज में इसने एक सपोर्ट बना के वहां से ये चला है। तो कितनी इसमें और जान रहेगी वो देखते हैं, डेटा बहुत कम है, बट फिलहाल मैं यही बोलूंगा कि मोटा मोटी यहाँ पे एक रेंज रहेगी और अभी नीचे में वो रेंज थोड़ी और टाइट हो गई तो 550 से लेके मेरे हिसाब से यहाँ पे तकरीबन 700 सवा 700 की एक रेंज रहेगी, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब तक उस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा ऊपर में तब तक बुलिशनेस का उम्मीद ना रखें, और टाइम इस एरियाज में स्पेंड कर सकता है पॉसिबली, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लियर व्यू नहीं है क्योंकि मैंने बताया डेटा बहुत यहाँ पे बहुत कम है। 750 जाए तो क्या करें? आई थिंक ट्रेडिंग का ध्यान है तो निकल जाए इसमें। मैंने कहा लॉन्ग टर्म इसमें कोई ध्यान तो ऐसा बनता नहीं है कि मैं इनको बोलूँ कि बाय एंड होल्ड, तो इसके लिए शॉर्ट टर्म ही ध्यान रखिए और रेंज के अपर एंड पे डेफिनेटली निकलने की कोशिश करें। 750 जाए तो निकल जाइए अगर रेंज के अपर एंड्स में निकले। एक और शेयर उन्होंने राजेश एक्सपोर्ट्स पूछा, उसमें है कुछ राय की चार्ट पे? देखिए यहाँ तो इनको एक समाचार दे दूं, उसके बाद ये खुद भी समझदार हैं तो समझ जाएंगे कि तकरीबन 2016-17 के बाद से ये स्टॉक कभी भी 800-900 के ऊपर टिक नहीं पाया है। गया है, हजार के टिक्स मारे हैं, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे कभी टिक नहीं पाया 900 के ऊपर। तो जो चीज 6 साल से चल नहीं पा रही है और बार बार वहां पे सेलिंग आ रही है, उसका मतलब यही है कि लॉन्ग टर्म यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। बाकी मेरा मानना यही है उछालों में निकल जाए। इस भाव से तो मैं इनको नहीं बोल पाऊंगा निकलने के लिए, बट मेरे हिसाब से उछालों में निकल जाए, स्टॉक को परफॉर्म करने में भी टाइम है। अगला सवाल है रणप्रीत सिंह महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणप्रीत जी बताइए क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरे पास IEX के शेयर्स है। मैंने 250 से एवरेज करके अभी 184 एवरेज हुई है मेरी। 1630 क्वांटिटी है। बाप रे, इतना एवरेज कर करके भी 184 भाव बना है। अभी एक दो दिन पहले बहुत चला था स्टॉक। सरवन जी IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पिछले दिनों मतलब लास्ट वीक हमको लगता है काफ़ी बढ़िया एक मूवमेंट आया था इसमें, एक रिपोर्ट आई थी और वॉल्यूम बढ़ा था, बिजनेस अपडेट था, लेकिन अभी भी इनके प्राइस से बहुत नीचे है। क्या करें, इन्होंने अच्छा खासा इकट्ठा कर लिया 1600 शेयर। देखिए कहीं इनका भाव से अगर नीचे है तो इनके लेने में 19-20 हुआ रहेगा, बट देखिए थॉट यहाँ पे यही है कि स्टॉक ने एक लंबा करेक्शन किया और वहां से चलने की कोशिश कर रहा है। तो फर्स्ट ये तो मैं बोलूंगा कि जान इसमें आई है, फर्स्ट साइंस जिसको हम बोलते हैं कि जान वापस लौट के आई है कहीं, और 130 के पास से शार्प रिवर्सल आया है। बट ये भी मान के चलें कि 150-55 के ऊपर बंद भी नहीं कर पाता है, ये भी हकीकत है। और तकरीबन 2 साल हो गए, 1.5 से 2 साल हो गए, ये 155 के ऊपर बंद नहीं कर पा रहा है और नीचे में 130 के आसपास चला जाता है। तो रेंज में है, ये भी बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। जब फाइनल ब्रेकआउट्स 155 का डिसाइसिव ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद ही यहाँ पे कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म कॉल लेंगे। तब तक के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि इनको पेशेंस रखना पड़ेगा और मे बी 3-6 महीने ये रेंज और चल सकती है। सरवन जी आपके एक फॉलोअर हैं, आपके प्रशंसक हैं US में, रोहित जी। इन्होंने ट्विटर पे लिखा है कि मैं अमेरिका में रहता हूं और सरवन जी को बहुत सुनता हूं जी। अब इनका आपसे सवाल ये है कि इन्होंने बायोकॉन पे आपकी राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 500 शेयर खरीदे थे 260 पे जी, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ये। अब ये वन साइडेड जो है फॉल है, इसमें क्या करना चाहिए इनको? बायोकॉन में 260 की कॉस्ट है और अभी 214 रुपए पे चल रहा है। देखिए पहले तो रोहित जी को बहुत बहुत धन्यवाद उनके प्यार के लिए। आई थिंक हमारा शोज, हमारी जोड़ी है चलती है अच्छी, और शोज में हम कुछ अच्छा बताने की कोशिश करते हैं और इमीडिएटली लाइव कोशिश करते हैं जो भी देख के बता सके, जितना अच्छे से अच्छा हो सके वो कोशिश है, सिंसियर कोशिश है, इसलिए लोगों को पॉसिबली अच्छी लगती है। और उनको फिर मैं वही बोलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद काइंड वर्ड्स के लिए। और आता हूं उनके सवाल पे जो है बायोकॉन। देखिए यहाँ पे मेरा थॉट यही है फार्मा स्पेस में कि जिस तरह की पिटाई हुई है, आई थिंक एक लॉन्ग ड्रॉन बढ़िया मंथली के आप सेटअप्स देखेंगे तो 15-18 महीने से 20 महीने से बढ़िया करेक्शन बायोकॉन में पूरा हो गया है। 450 वाली चीज तकरीबन 200 तक जाके आई, तो मतलब मोर देन 50% करेक्शन यहाँ हो गए हैं। और हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि जहां जहां 2021 के बाद 50% करेक्शन हो गए हैं, वहां पे धीमे धीमे किसी को लॉन्ग टर्म अगर काम करना है तो धीमे धीमे यहाँ पे एंट्री मारे। फार्मा स्पेस में अगर एंट्री मारनी है धीमे धीमे SIP करें, चाहे वो बायोकॉन हो चाहे वो कोई दूसरा नाम हो।
और स्लो एंड स्टडी विंस आ रही है, तो धीमे धीमे एक्यूमुलेट करें, एक साथ ना घुसें अभी। मेरा भी अभी भी मानना है कि क्लियर कट ब्रेकआउट या क्लियर कट मोमेंटम आने में बाजार में 3-6 महीने बाकी हैं। तो बिल्कुल बायोकॉन में अगर इनकी अवधि 12 महीने प्लस है तो बायोकॉन में खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं, धीमे धीमे करें, और अगर ट्रेड में ऑलरेडी है तो बने रहें। ओके अच्छा सरवन जी, क्विकली सवाल है आपके लिए, बिरला सॉफ्ट जी। और केपीआईटी क्या करंट प्राइस पे खरीदारी करनी चाहिए? दिलप्रीत कौर का सवाल है। देखिए मेरे हिसाब से तो अभी आईटी में मुझे लगता है कि अभी थोड़ी जगह बाकी है, तो मेरे हिसाब से तो अभी थोड़ा रुकना चाहिए, तुरंत नहीं खरीदारी करनी चाहिए। अभी रुकना चाहिए, और केपीआईटी है तो होल्ड करके रखिए आप, बहुत चल चुका है हालांकि वो स्टॉक, लेकिन होल्ड करिए उसको, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। राज जैन मुंबई से जुड़ रहे हैं। राज जैन जी बताइए क्या सवाल है? हाँ सर, मेरे पास लेमन ट्री है 1000 पीस 94 के। तो अभी मैं क्या करूँ, 6 महीने रुक सकता हूँ, एवरेज करूँ कि पहले दो ऐसे? 76 रुपये पे आ गया, 94 में लिया इन्होंने। लेमन ट्री होटल 17 रुपये नीचे, एवरेज करें क्या और 6 महीने रुक जाए? नहीं देखिए, एवरेज करने का तो भाव निकल गया अगर उनको करना था, क्योंकि देखिए 2018 से इसका डेटा है, और जहां से भी इसका डेटा है बात यही है कि 90-100 के ऊपर जा नहीं पाता, नीचे में 40-50 तक भी फिसल जाता है, कभी कभी उसके नीचे भी गया है, बट वो एक स्पाइक को इग्नोर करें तो मोटा मोटी नीचे में 40 और ऊपर में 90, ये इसकी ब्रॉड रेंज है। तो लोअर एंड ऑफ द रेंज आए, तकरीबन 50-55 के आसपास आए, अगर इनका एवरेज का मन है तो वहां करना चाहिए, अभी नहीं, अभी जिस पोजीशन में है उसमें बने रहे। अभी जिस पोजीशन में है उस पर बने रहिए। लेमन ट्री में वैसे कंपनी की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री तो बहुत ही स्ट्रांग है, कई बार मेरे चैनल पे आके बोल चुके हैं ऐसा। सुनील कुमार जी दिल्ली से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर? नमस्कार जी सर, मैंने ना तो सीजी पावर जो है लिए थे करीबन 3000 शेयर। हाँ, तो 1000 शेयर बेच के तो मैं अपने पैसे से कॉस्ट निकाल चुका हूँ, अभी 2000 शेयर बाकी है मेरा टोटल। तो अभी इसको क्या करूँ मैं? रखूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैं तो, 5 साल 7 साल मैं काम करता आ रहा हूँ, सन 85 से मैं काम करता आ रहा हूँ शेयर में। 81 काम करता है तो हम ही को सलाह दे दीजिए सर, इतना लंबा अनुभव है। क्योंकि मैं तो जब भी एक आध करोड़ बन जाता तो मैं निकाल लेता हूँ, फिर कहीं और इन्वेस्ट कर क्या बात है, देखिए करोड़पति हैं सर। सरवन जी, सुनील जी ने सीजी पावर खरीदा 3000 शेयर 42 रुपये में, फिर उन्होंने 1000 शेयर बेच लिए, फ्री कर लिया। 2000 शेयर अभी भी पड़े हुए इनके पास। अब जानना चाहते हैं क्या करें, 5 साल 7 साल 8 साल रुके रहें या बेच लें? देखिए पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, और हम भी यही बोलते हैं कि जहां जहां आप पैसे निकाल सकें और आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपके जहां पैसे बन गए हैं, तो यहाँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ उनके पैसे 3 टाइम्स बने, इन्होंने एक 1 टाइम बेचा और उनकी बाकी 2000 शेयर फ्री हो गए। तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली अब इनके फ्री के शेयर्स हैं, मेरे ख्याल से मेरा तो मानना है कि इसको होल्ड कर सकते हैं, ये अगर कंफर्टेबल हैं, प्रॉफिट में से लॉस करने के लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि 2000 शेयर्स इनके पूरे प्रॉफिट के हैं, उसमें अगर थोड़ा लॉस बेयर करने को रेडी है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। नोशनल लॉस ही होगा इनको, लॉस तो अब इनको हो नहीं सकता, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। हम भी यही कवायद करते हैं हमेशा कि अच्छे स्टॉक्स अगर आपने ले लिए हैं और प्रॉफिट बन गए हैं तो थोड़े फ्री के कन्वर्ट करते रहा करिए। तो उसका उदाहरण है, बढ़िया एक्सपीरियंस है इनका, काम आ रहा है, बाकी लोग को भी सीखना चाहिए, ट्रेड में बने रहे यहाँ पे। अच्छा, आशीष मिश्रा ने ये सवाल पूछा है कि जेएसपीएल के इन्होंने खरीद रखे हैं 540 के भाव पे, क्या करें, होल्ड करना चाहिए इसको? जिंदल स्टील एंड पावर। देखिए मेरा मानना ये है, अभी मेटल इंडेक्स में थोड़ी जगह बाकी है, मेरा थॉट यही है कि मेटल इंडेक्स में थोड़ा जगह बाकी है अभी, और मेरा तो मानना, इनको मेरी राय तो ये रहेगी कि एक बार यहाँ से निकल जाएं, नीचे के लेवल्स में लेने को मिल सकता है। अगर वो नहीं करना है तो एक टाइट स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, और वो रहेगा 524 के आसपास, 524.40 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं और बने रहें। तो दोनों विकल्प इनके पास है, चाहे स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहें या मेरे हिसाब से इन एरियाज के आसपास निकल जाएं एक बार के लिए। एक बार के लिए निकल जाइए। और देखिए, आपने एक सवाल अपने छोटे पीछे सब लिखा था सब्स्टिट्यूट की, चाइना ओपनिंग का फ़ायदा होगा क्या? मैं ये बताऊं कि स्टील को लेकर के ना थोड़ा ओवर प्रोडक्शन की स्थिति है, और एक्सपोर्ट हमारा 50% नीचे गया है, 5 साल के लोएस्ट लेवल पे है इस पे एक्सपोर्ट। तो स्टील कंपनियों के लिए आगे का रास्ता बहुत अच्छा अभी नहीं दिख रहा, आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से ये बता रहा हूँ, कल कुछ बदल जाए पता नहीं, लेकिन आज तक के हिसाब से जेएसपीएल या किसी भी स्टील कंपनी के लिए बहुत सुनहरा मौका नहीं दिख रहा है। अगला सवाल है शिवा का, चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
नमस्कार सर, मेरे पास 800 ONGC शेयर्स है 156 का लेवल पे। अभी स्ट्रगल के पास आसपास आ गया, अभी क्या करें सर? 2 महीने का नजरिया है। एकदम पास में तो है, ₹1.40 नीचे है अभी तो। सरवन जी, ONGC इनकी बाइंग प्राइस से ₹1.40 नीचे है। अभी इसमें एक खबर है, पहले वो समझ लेते हैं, देखिए, क्योंकि वो बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। गैस की कीमतों पर कैप लगा दिया सरकार ने, $6.5 अपर प्राइस कैप कर दिया, और वो इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के पास वो APM गैस है, यानी जो नॉमिनेटेड ब्लॉक की गैस है वो इनके पास, और कुछ थोड़ी बहुत ऑयल इंडिया के पास है। तो इससे एक मन में सवाल उठता है कि जब गैस प्राइस कैप कर दिया तो बड़ा नुकसान होगा इनको, ये वो। तो इसमें ये बता दूं मैं आपको कि जब आप डिटेल में आप इसकी स्टडी करेंगे तो इनके रियलाइजेशन का भी ख्याल रखा गया था जब प्राइस कैप किया जा रहा था। तो और $6.5 पे अगर ये गैस बिकती इनकी, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, वो केवल एक सेंटिमेंट का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो इसलिए उस खबर को अब इसमें से आप बाहर कर दीजिए। अब आइए प्योर टेक्निकल, ONGC चार्ट पे कैसा दिख रहा है सरवेद जी? देखिए, मुझे तो यहाँ पे सेटअप्स अच्छे दिख रहे हैं, एक बड़ा रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। मैंने बोला क्रूड के प्राइसेस भी आप देखिए, खाली गैस का एंगल नहीं देखना है, क्रूड का एंगल भी देखना है, और क्रूड के एंगल में भी आप देखिए तो इसको फायदा होने वाला है। आई थिंक WTI तकरीबन 95-100 के आसपास पहुंचेगा, ब्रेंट तकरीबन 105-110 के आसपास पहुंचेगा, ऐसा मेरा नेक्स्ट 6 से 9 महीने का प्रोजेक्शन है। और दोनों केसेस में आप कंपेरेबल 1:2 के स्टॉप लॉसेस भी लेके चलेंगे, अगर किसी ने उसमें ध्यान रखा है या उसको किसी को करना है। बट थॉट यही है कि क्रूड यहाँ से साल के सेकंड हाफ में क्रूड भागेगा, और ONGC को डेफिनेटली उसका फायदा भी मिलेगा। तो सेटअप्स भी अच्छे बन रहे हैं। मेरा मानना है कि 175-180 के इमीडिएट टारगेट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ट्रेड में मेरे हिसाब से बने रहे, और 138.40 का स्टॉप लॉस भी अगर बना के चलना चाहे तो भी मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि 138.40 का स्टॉप लॉस यहाँ पे बना के चले। ओके, 138.40 का स्टॉप लॉस रखिएगा शिवाजी, और ये 170-75 तक जा सकता है, तो आप प्रॉफिट में, ये एक रेंज में प्ले होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्टॉक ठीक लग रहा है इसलिए होल्ड किया जा सकता है इसको। अगला सवाल है राजस्थान बाड़मेर से वीरेंद्र का। वीरेंद्र जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास में SBI के शेयर है 150, 520 पे ले रखे हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट होंगे इसके? शॉर्ट टर्म मतलब कितने दिन के लिए? मतलब लगभग 1 महीना, 1-1.5 महीने तक। सर जी 1.5 महीने में और कितना मुनाफा उसमें हो सकता है? अभी इनको ₹7 पर शेयर का प्रॉफिट है। जी देखिए, टाइम फ्रेम बता दिया तो काम बहुत आसान, इन द सेंस आसान तो नहीं होता, बट क्लैरिटी आ जाती है। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर ये बेस्ट केस देख रहे हैं 1 से 1.5 महीने के लिए, तो आई थिंक बेस्ट केस यहाँ जो मुझे दिखता है वो तकरीबन 550-555 के स्तर है बेस्ट केस, अगर वहां गया तो। और अगर वो ट्रेड इस ट्रेड में बना रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक ₹514.40 पे इनको एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे बना के चलना चाहिए। और प्रॉफिट में है तो कॉस्ट पे भी स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, चॉइस इनके पास है। बट मेरे हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस 514.40 पे रहेगा, और मेरे हिसाब से लगता है कि इसमें ट्रेड में बने रहना चाहिए। ट्रेड में बने रहिए, 514.40 का स्टॉप लॉस रखिए। चमन जैन ने एक सवाल भेजा है, ICICI बैंक का ऑप्शन लिया इन्होंने अप्रैल एक्सपायरी का, 880 स्ट्राइक प्राइस और 21 पे लिया है, क्या करना चाहिए? ICICI बैंक जी, कॉल ऑप्शन है। देखिए मेरे हिसाब से तो आज जो बैंक निफ्टी का सेटअप दिख रहे हैं और का कॉल चाल दिख रही है, मुझे तो थोड़ा लगता है कि कॉल साइड में पैसा बनाना रिलेटिवली मुश्किल होगा। सो अगर मुझे इसमें ऑड्स डालने पड़े तो मुझे लगेगा कि कॉल साइड में पैसा बनने के चांस खाली 30% है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ निकल जाना चाहिए। HL में कोई बड़ी मूव आने की संभावना है क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हाँ, देखिए बड़ी मूव मतलब 2900 के ऊपर तो अभी तक अगर आप देखिए तो लास्ट एक 1.5 महीने में जा नहीं पा रहा है। तो जो बड़ा ब्रेकआउट है इसमें वो तो 2900 2910 के ऊपर ही है। बट फिलहाल जो मोमेंटम पकड़ा है मुझे लगता है कि उस एरिया के आसपास जाएगा, वापस 2900 के आसपास जाएगा, और फिर वहां पे सेलिंग आएगी कि नहीं आएगी ये तो वहीं पे डिसाइड करेंगे। अगर बट फिलहाल 3000 की कॉल ली हो किसी ने ₹11 पे जी, तो क्या करना चाहिए उसको? नहीं आई थिंक अभी तो वो क्लैरिटी नहीं रहेगी। कॉल हमेशा मैं बोलता हूँ ऑप्शंस लेने का टाइम तब होता है जब मोमेंटम भी साथ में प्राइस के पकड़ ले हुए, तो वो ब्रेकआउट के आसपास ही अगर लेंगे तो क्या फटाफट पैसे बनेंगे, नहीं तो क्या है टाइम डीके में इनके पैसे जाते रहेंगे। अगर 10 दिन और लग गए तो इनके टाइम डीके में पैसे जाते रहेंगे। तो मेरा मानना ये है कि जितना हो सके नेक्स्ट 1-2 दिन में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। 1-2 दिन में प्रॉफिट बुक करिए, जब मोमेंटम आए तब कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि टाइम डिके यानी समय के साथ अगर ये नहीं चला, धीरे धीरे चला, तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी और आपको
नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की धन्यवाद। मदद करने के लिए। और इस समय ताज़ा तरीन हाल ये है कि बैंक निफ्टी नीचे, बाकी ग्रीन में है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।